अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर नवीद मजीद है जी। अब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अहम लॉ बता रहा हूँ जो तकरीबन पूरे कोर्स में मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई होगा और उसका नाम है ओहम्स लॉ। अभी जो जॉर्ज साइमन ओहम था ये भी एक जर्मन मैथमेटिशियन था। जर्मनी जो है वो अपने साइंटिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आपको पता ही है कि जर्मनी थे। गो के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर जर्मन साइंटिस्ट ही था। ये जो जॉर्ज साइमन ओहम है ये जर्मन यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर था और इसने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की मदद से एक्सपेरिमेंट्स करके ये लॉ बनाया था। ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स थे जो इटालियन साइंटिस्ट जो है एलिजेंड्रो वोल्टा ने बनाया था। आपने वोल्टा बैटरी का नाम भी सुना होगा और आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी उसी एलिजेंड्रो वोल्टा के नाम पर ही है। अब ये लॉ क्या है, इसके लिए हम आपको ये एक कंपैरिजन बताते हैं और आपको बताते हैं कि ओहम्स लॉ बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ की एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को सही समझना है तो इस बात का ख्याल रखिए कि तमाम इलेक्ट्रिकल लॉज, तकरीबन तमाम इलेक्ट्रिकल लॉज किसी न किसी मैकेनिकल या ग्रेविटेशनल कंसेप्ट से या तो ड्राइव होते हैं या उससे मुशाबहत रखते हैं। और अगर आपने उन इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स को समझना हो तो आप उनको मैकेनिकल या ग्रेविटेशनल कंसेप्ट से कंपेयर करें तो आपको बहुत आसानी होती है। जैसे कि हम ओहम्स लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ से अगर कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि जितनी ज़्यादा मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। अगर आप मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं और एक्सेलरेशन ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हो रही है। बॉडी जो रेस्ट में थी उसको आप ज़्यादा तेज़ी से मूव कराने में कामयाब हो रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो एक्सेलरेशन आप ये भी कह सकते हैं कि मोशन ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इसी तरह जैसे आपने कहा मैकेनिकल फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, इसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज का मोशन या करंट ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा फ्लो करेंगे। तो ये इससे मुशाबे रखता है। मैं ये नहीं कह रहा सेम है, सिर्फ मुशाबियत रखता है कि पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी पर यूनिट चार्ज जिसे आप कहते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं, वो ज़्यादा होगी तो चार्ज का मोशन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्जेस मूव करेंगे जिसे आप करंट कहते हैं। अब अगर आप यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते थे न्यूटन सेकंड लॉ में तो आप 1/m लगाते थे। ये जो m है ये मास ऑफ बॉडी है या मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी इसे कहते हैं। वो कैसे, मैकेनिकल रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं? मास ज़्यादा होगा तो बॉडी को मूव करना मुश्किल होगा, यानी मैकेनिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसी तरह यहाँ पर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएंगे तो 1/r लगाएंगे और जिस तरह m को आप मैकेनिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं, r को आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। अगर मैं ओहम्स लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ से कंपेयर ना करूं तो मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मैंने कांस्टेंट 1/r क्यों लगाया है और r को मैंने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्यों कहा है। अब अगर मैं r को इस तरफ ले जाऊं और m इधर ले जाऊं तो ये न्यूटन सेकंड लॉ बन जाएगा और ये ओहम्स लॉ बन जाएगा V = IR। तो यहां मैंने कंपैरिजन से आपको ये बताने की कोशिश की कि ओहम्स लॉ बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ से एनालॉगस है, मुशाबियत रखता है। तो अब ओहम्स लॉ को जैसे आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है वैसे बताते हैं कि ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर हर उस चीज को कहते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो सके, आसानी से करंट फ्लो हो सके। फर्ज करें कंडक्टर या कॉपर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, R करंट के खिलाफ ऑपोजिशन है, मैंने भी आपको बताया। तो ओहम्स लॉ ये है कि जितना ज़रा पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के सिरों के दरमियान ज़्यादा होगा उतना करंट ज़्यादा फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि फिजिकल स्टेट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए? उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर 1/r लगाते हैं और r को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं तो r उस वक्त तक कांस्टेंट है जब तक कि फिजिकल स्टेट यानी टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट है।
इसी चैप्टर में अगले टॉपिक्स में आप पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो आपने तो आर को यहाँ कांस्टेंट लिया, तो फिर ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा। अब ये आर जो है ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब ये जो आर है इसकी वैल्यू एक तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है कि या वो कॉपर है, सिल्वर है, या कोई और एल्युमिनियम है, या कोई और मटेरियल है। मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस बदल जाती है। इसके अलावा अगले टॉपिक्स में आपको ये पता लगेगा कि अगर इस कंडक्टर की डायमेंशंस यानी लेंथ और एरिया वगैरह, जैसा कि ये है जी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है, सर्कुलर एरिया। क्रॉस सेक्शनल इसलिए कि जैसे कंडक्टर इस सिलेंड्रिकल मार्कर की तरह है, अगर मैं इसको क्रॉस करके इसके सेक्शन करूं तो इसी तरह का सर्कुलर एरिया निकलेगा। तो आप पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में कि मटेरियल बदलने से भी रेजिस्टेंस बदल जाती है और डायमेंशंस यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलने से भी रेजिस्टेंस बदल जाती है। तो इन तीन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जी, अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ऑपोजिशन कैसे पैदा होती है। लेकिन अभी हम रेजिस्टेंस के यूनिट की बात कर लेते हैं। अब फिजिक्स का रूल है कि जिस चीज का आपने एसआई यूनिट लेना हो उसको आप सेपरेट कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। तो आप आर को यहां से आइसोलेट करें, आई इधर जाकर डिवाइड होगा। अगला रूल यह है कि राइट साइड का आप एसआई यूनिट लिखते हैं तो लेफ्ट साइड का यूनिट आ जाता है। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का एम्पेयर। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस जॉर्ज साइमन ओहम के नाम पर ओहम है। ओहम को खराज तहसीन पेश करने के लिए रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओहम के नाम पर रखा गया। अब ओहम का सिंबल ओमेगा है। जैसे बेटा इंग्लिश में कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट होते हैं, इसी तरह लैटिन लैंग्वेज में भी 2 तरह के अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये ओमेगा के 2 लिखने के अंदाज हैं, जैसे ए के या बी के 2 लिखने के अंदाज होते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहां 1 ओमेगा या 1 ओहम भी लिख सकते हैं। अब रेजिस्टेंस के बड़े यूनिट्स भी यूज हो सकते हैं। रेजिस्टेंस के बड़े यूनिट्स भी यूज हो सकते हैं, जैसे किलो ओहम, मेगा ओहम वगैरह। और कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसके बहुत सुपर कंडक्टर्स के अंदर इसके बहुत छोटे यूनिट्स भी यूज हो सकते हैं, या अच्छे कंडक्टर्स के अंदर इसके बहुत अच्छे स्मॉल यूनिट्स मिली ओहम वगैरह भी यूज हो सकते हैं। अब 2 तरह की डिवाइसेस होती है, एक ओहमिक डिवाइस, एक नॉन ओहमिक डिवाइस। ओहमिक डिवाइस वो होती है जो ओहम्स लॉ को ओबे करती है, यानी करंट पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ये उसी वक्त मुमकिन है जब रेजिस्टेंस और फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो। इसका मतलब ओहमिक डिवाइसेस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। ओहमिक डिवाइसेस में वी और आई में ग्राफ स्ट्रेट होता है, क्योंकि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हो। इसलिए ओहमिक डिवाइस को लीनियर डिवाइसेस भी कहा जाता है। जिस डिवाइस का भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तकरीबन, वो ओहमिक डिवाइस कहलाएगी। अब नॉन ओहमिक डिवाइस वो होती हैं जिनमें टेम्परेचर जो है वो चेंज होता चला जाता है, उनको आप नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। जैसा कि आप टंगस्टन फिलामेंट बल्ब लें, बल्ब के अंदर टंगस्टन मेटल का एक बारीक सी तार होती है जिसको आप टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं। जू बल्ब ग्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, कर्व होता है, जिसका मतलब है कि ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा और रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 में आप सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे और उसका ग्राफ इस तरह होता है और ये भी देखें स्ट्रेट नहीं है, लिहाजा ये भी नॉन ओहमिक डिवाइस है। नॉन ओहमिक डिवाइसेस को आप नॉन लीनियर डिवाइसेस भी कहते हैं क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं होता। जी, अब मेरा आपसे सवाल यह है ओहम्स लॉ के बारे में कि मैंने कहा कि ओहम्स लॉ उस वक्त एप्लीकेबल है जब फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, और मैंने फिजिकल स्टेट में सिर्फ टेम्परेचर की बात की। आपके ख्याल में और भी कोई ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके चेंज होने से ओहम्स लॉ अप्लाई नहीं होता? क्योंकि हम तो यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कोई होती है? जरा इस सवाल का जवाब ढूंढिए कि कोई और भी फिजिकल ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ओहम्स लॉ को अफेक्ट करती हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई आइडियल ओहमिक डिवाइस होती है? अगर होती है तो आप उसका नाम बताइए। इन 2 सवालों के जवाब आप ढूंढिए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।